हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका निम्बस आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे द्वारा एक सीरीज स्टार्ट की गई थी जिसमें हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। 2014 से 2023 तक प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम ईयर बाय एंड सब्जेक्ट बाय डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने 2014 से लेके 2021 तक जो पॉलिटी के क्वेश्चंस है उसको डिस्कस किया है, और इसी तरीके से ज्योग्राफी की जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको अंदाजा होगा कि इस बार कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एग्जाम क्लोज आ रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स, सो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना। और आज के सेशन में हम 2022 में जो पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास चार स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Courts Act 1971 was passed. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एच.एन. सन्याल कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर, उनकी रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर 1971 के अंदर सरकार ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है इसको पास किया है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसी कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को 1971 के अंदर पास किया गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीजें कवर होंगी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं कि कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर दिया गया और सामने वाली अथॉरिटी ने उसको नहीं माना, दैट इज ऑल्सो कंटेम्प्ट। या फिर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें आप किसी तरीके का हस्तक्षेप करने की कोशिश करना चाहते हो, या कोर्ट की जो अथॉरिटी है उसको डिग्रेड करने की कोशिश करना चाहते हो, ये सब कंटेम्प्ट के अधीन आता है, राइट। सो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की उल्लंघना की जाती है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की उल्लंघना की जाती है, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर है कि वो पनिशमेंट दे सकते हैं, मतलब अगर उनके ऑर्डर्स का कंटेम्प्ट होता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नंबर 3 अगर हम देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। दो तरह का कंटेम्प्ट हो सकता है, सिविल हो सकता है जिसमें होगा कि आप ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, क्रिमिनल होता है जब आप कोर्ट की अथॉरिटी को डिग्रेड करने की कोशिश करते हो या फिर उनकी प्रोसीडिंग्स में किसी तरीके का हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हो। सो सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, क्या इसको संविधान के अंदर एक्सप्लेन किया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के अंदर, राइट। सो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फोर देखो, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बिल्कुल सिंपल है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट क्या लॉ बना सकता है? इसकी एग्जांपल देखो ऊपर ही आपको मिल रही है। 1971 का एक्ट किसने पास किया? पार्लियामेंट ने। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। सो मतलब थर्ड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी, और बी हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। जब आप आर्टिकल 19 को पढ़ते हो, खास तौर पे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को पढ़ते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बेसिस के ऊपर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, वो रिस्ट्रिक्शन आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर एक देखने को मिलेगी, दैट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नंबर 2 देखो, आर्टिकल 129 जो बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए क्या कर सकती है, पनिशमेंट दे सकती है, और सेम चीज हाई कोर्ट भी कर सकती है अंडर आर्टिकल 215। इसको आपने याद रखना है। और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा क्या, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1971 के अंदर। अब जो मैंने आपको बताया कि दो तरह के कंटेम्प्ट होते हैं, वैसे तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि दो तरह के कंटेम्प्ट हो सकते हैं, सिविल कंटेम्प्ट हो सकता है एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट हो सकता है। सिविल कंटेम्प्ट में क्या होगा, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है, सामने वाला जो पर्सन है या सामने वाली जो अथॉरिटी है उस ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रही है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में क्या होगा, आप स्कैंडलाइज करने की कोशिश करोगे, लोअर करने की कोशिश करोगे, डिग्रेड करने की कोशिश करोगे कोर्ट की अथॉरिटी को, या फिर उनकी वर्किंग के अंदर किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप किया जाएगा, तो उसको हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर काउंट करते हैं। अब कौन सा एक्ट सिविल में आएगा, कौन सा क्रिमिनल के अंदर आएगा,
ये अल्टीमेटली तो आपको पता ही कि डिसीजन किसका रहेगा, कोर्ट का ही रहेगा, क्योंकि उनके पास पावर है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की, राइट। सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्या पूछा जा रहा है, इफ अ पर्टिकुलर एरिया is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statement best reflect the consequences of it? अगर किसी भी एरिया को 5th शेड्यूल के अंदर कवर किया जाता है, सो उस एरिया के रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, कौन सी करेक्ट है। 5th शेड्यूल का एरिया मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है कुछ शेड्यूल एरियाज की, कुछ ट्राइबल एरियाज की। 5th एंड 6th शेड्यूल इसी के बारे में है। सो देखो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, कौन सी सुटेबल है। नंबर 1, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू द नॉन ट्राइबल पीपल। अगर किसी ट्राइबल एरिया को आपने 5th शेड्यूल के एरिया के अंदर कवर कर दिया तो वहां की जमीन आप नॉन ट्राइबल काम के लिए या नॉन ट्राइबल पीपल को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल जनता का ही अधिकार रहेगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, दिस वुड क्रिएट लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। देखो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी बनाई जा सकती है, लेकिन 5th शेड्यूल के अंदर ये बात थोड़ी ना की जाती कि ये चीज होगी। नंबर 3, दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी। ऐसा कोई प्रावधान हमारे पास नहीं है। The state having such area would be declared a special category state। ऐसा भी कुछ नहीं कि जिस स्टेट में 5th शेड्यूल एरियाज होंगे उस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। सो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है। नंबर 1, A bill amending the constitution requires a prior recommendation of the president of India। अगर कोई भी पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश किया जाता है, ऐसा बिल जो संविधान की अमेंडमेंट के रिलेटेड है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपका पेश करना है, तो क्या प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हम प्रोसीजर को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड देखो, when a constitution amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give his or her assent। अगर लोकसभा राज्यसभा ने संविधान की अमेंडमेंट वाला बिल पास कर दिया तो प्रेसिडेंट के लिए जरूरी हो जाता है उसके ऊपर सिग्नेचर करना। बिल्कुल सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट देखो, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मे बी पास्ड बाय बोथ द लोक सभा एंड राज्यसभा बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग। जो ये बिल है संविधान को अमेंड करने का, इसको लोकसभा राज्यसभा दोनों पास करते हैं और सेपरेटली पास करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। ज्वाइंट सिटिंग के बारे में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 108, वो यहाँ पे नहीं हो सकती है। सेपरेटली दोनों स्पेशल मेजॉरिटी के साथ इसको पास करेंगे। तो बिल्कुल सही है। सो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाती है। सो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। अगर आपको ये पता, देखो कितना सिंपल है, अगर आपको ये पता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो नीचे देखो 1 2 2 3 1 3 1 2 3, मतलब ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों में 1 मेंशन किया हुआ है। तो आंसर एक ही बचता है, बी, दैट इज 2 और 3। सो कई बार इतना आसान भी क्वेश्चन होता है, ऊपर आपको बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन नीचे जब आप देखोगे ऑप्शंस जो आपने चूज करनी है उसमें कई बार इजिली एलिमिनेट हो जाता है। अभी थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि अभी only 1 statement is correct, only 2 statements are correct, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, उसमें एलिमिनेशन नहीं हो पाता। देन फोर्थ देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दी गई है। नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। क्या संविधान के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 4 तरह के मिनिस्टर्स के बारे में बताया गया है? क्या संविधान के अंदर ये बात मेंशन है? तो नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 74, 75 जो खास तौर पे रिलेटेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, वहां पे कहीं पे भी इस तरीके की क्लासिफिकेशन नहीं दी गई है। ये प्रैक्टिस हमने फॉलो की है कहां से?
ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से आप बोल सकते हो। और अभी रूल्स के अंदर लिखा गया, पार्लियामेंट्री रूल्स के अंदर ये मेंशन है, लेकिन संविधान के अंदर ये चीज मेंशन नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड देखो, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 15% हो सकती है लोकसभा की स्ट्रेंथ के। ये बिल्कुल सही है, इसको 91st अमेंडमेंट से हमारे संविधान के अंदर ऐड किया गया है। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है, तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ओनली 2, राइट। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि 91st अमेंडमेंट जो 2004 के अंदर हमें देखने को मिली, इस अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, इंप्लीमेंटेशन डेट है 2003 के, कई कई जगहों पे आपको 2003 लिखा मिलेगा। सो 2003 में अमेंडमेंट हुई है, इंप्लीमेंट वो 1 जनवरी 2004 से हुई है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 75 एंड आर्टिकल 164। आर्टिकल 75 में ये बात मेंशन की गई कि मैक्सिमम सेंटर के अंदर 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। एंड आर्टिकल 164 के अंदर ये बात ऐड की गई कि मैक्सिमम 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकते हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ विधानसभा ऑफ दैट स्टेट, राइट। सो ये चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की वो पावर है, राज्यसभा की उसके रिलेटेड कोई पावर नहीं है, ये मतलब होता है एक्सक्लूसिव का। कई बार सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 देखो, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, उसको रेटिफाई करना होता है, क्या अकेली लोकसभा उसको रेटिफाई करती है? तो बिल्कुल भी नहीं, पार्लियामेंट रेटिफाई करता है, जिसमें राज्यसभा भी इंक्लूडेड होती है। तो फर्स्ट तो एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, सिर्फ लोकसभा की पावर नहीं है। नंबर 2, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में लोकसभा रूल्स बात करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का ही मुद्दा है, लोकसभा में रखा जाता है, वहीं पे पास होता है, और अगर पास हो जाए तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है, रिसेंटली भी हमें न्यूज में देखने को मिला था। देन टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट, नॉट जस्ट लोकसभा। तो यहाँ पे राज्यसभा में भी ये प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा में भी हो सकता है, तो मतलब ये एक्सक्लूसिव पावर तो नहीं है। सो फर्स्ट भी एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, थर्ड भी नहीं है, ओनली सेकंड हो जाएगा, और हमारा आंसर बन जाएगा यहां पे बी, राइट। तो यहां पे आपने याद रखना है जो मैंने आपको समझाया कि इमरजेंसी में दोनों ही सदन जो है, कोई भी इमरजेंसी हो, चाहे नेशनल इमरजेंसी है, चाहे स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल है, चाहे आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तीनों इमरजेंसीज को लागू करने के बाद रेटिफाई करवाना पड़ता है पार्लियामेंट से, राइट। सो दोनों हाउस करते हैं रेटिफाई। नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर हम बात करते हैं, लोकसभा रूल्स में लिखा गया है, इट इज ओनली प्रेजेंटेड इन लोकसभा और पास भी वहीं पे होता है। और थर्ड, इम्पीचमेंट में दोनों ही सदन इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। So first statement देखो, the law specifies that nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house। बोला जा रहा है कि अगर किसी को नॉमिनेट किया गया सदन के अंदर, वो बंदा नॉमिनेशन के 6 महीने के अंदर अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। क्या एंटी डिफेक्शन लॉ ये बोलता है? बिल्कुल भी नहीं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट बोलता है कि अगर कोई नॉमिनेटेड कैंडिडेट है तो वो पहले 6 महीने में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फिर वो नहीं कर सकता है। तो मतलब क्या है, पहली स्टेटमेंट में इन्होंने थोड़ा ऑपोजिट करके लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगी। सेकंड देखो, the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide the defection case। अब देखो, कोई भी सदन हो, विधानसभा हो तो वहां का स्पीकर, लोकसभा हो तो वहां का स्पीकर, राज्यसभा हो तो वहां का चेयरमैन, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ के बेसिस के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया जाता है मेंबर्स को, ये कौन करते हैं? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। और यहाँ पे ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं कि इतने टाइम के अंदर आपने करना है, और इसी बात के ऊपर बार बार इशू जो है हमें देखने को मिलता है, तभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 2020 के बाद ये इशू काफी ज्यादा आपको न्यूज में देखने को मिलेगा, तभी 2022 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है अकॉर्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया गया कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, नथिंग लाइक दैट,
ठीक है। सो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे सही हो जाएगी और हमारा आंसर हो जाएगा बी। सो इस चीज को आपने याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स, ओनली के ऊपर फोकस करना, ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब देखो, क्या सिर्फ एमपीज के अलावा सिर्फ अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल ही होंगे जिनको अलाउ किया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एडिशनल सोलिसिटर जनरल भी होता है, वो भी मीटिंग अटेंड करते हैं। अदर लीगल ऑफिसर्स भी होते हैं जो मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो मतलब सिर्फ ये तो नहीं है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, लेकिन सोलिसिटर जनरल, एडिशनल सोलिसिटर जनरल, इन सब के बारे में तो वो बात नहीं करता है, ये भी क्लियर रखना। Second, according to the Constitution of India, Attorney General of India submits his resignation when government which appointed him resigns. देखो, अटॉर्नी जनरल का सिस्टम नॉर्मली यूजुअली आपको यही देखने को मिलेगा कि जैसे ही सरकार चेंज होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी चेंज हो जाते हैं। बट एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, यहाँ पे पूछा गया है कि जैसे ही सरकार चेंज होगी उसको रिजाइन देना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसकी अपॉइंटमेंट और इसको निकालना सब प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। अच्छा, यूजुअली ये चीज होती है कि जैसे ही सरकार बदलती है प्रेसिडेंट उनको चेंज करके नया अपॉइंट कर देते हैं नई गवर्नमेंट का, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि उसको रिजाइन देना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये बोला गया, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी गलत है। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, कोई भी स्टेटमेंट हमारी यहां पे करेक्ट नहीं है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय कोर्ट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज एंट्रस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आप मैंडेमस की रिट जो है ये इशू नहीं करवा सकते हो। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन है कि अगर वो पब्लिक ड्यूटी कर रहे हैं तो बात अलग है, अदरवाइज उनके खिलाफ आप इस रिट को इशू नहीं करवा सकते, क्योंकि जो पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है उसको तो कमांड किया ही जा सकता है अंडर दिस रिट। सो पहली स्टेटमेंट सही होगी। नंबर 2, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन दो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी। बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट कंपनी के खिलाफ तो मैंडेमस रिट इशू की जाती है, पब्लिक अथॉरिटी ही तो हुई ना गवर्नमेंट कंपनी जो है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनके खिलाफ मैंडेमस इशू नहीं की जा सकती, मतलब ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पिटिशनर टू मूव टू द कोर्ट ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यू वारंटो। क्यू वारंटो की रिट जो खास तौर पे ये इंश्योर करती है कि किस बिहाफ के ऊपर इस पब्लिक दफ्तर को आप संभाल रहे हो, एलिजिबिलिटी इंश्योर की जाती है। सो कोई भी पर्सन हो सकता है जो यहाँ पे पिटीशन डाल सकता है, एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है जो क्यू वारंटो की रिट जो है इसको डाल सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी सही हो जाएगी। सो फर्स्ट एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है। सो हमारा आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट ही यहां पे पूछा जा रहा था, इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है ये। विद रेफरेंस टू द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट, as per the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such date as speaker may fix। वो बोल रहे हैं कि according to the rules of Lok Sabha, जिस डेट को स्पीकर बोलेगा उस डेट को डेप्टी स्पीकर के इलेक्शंस लोकसभा में होंगे। हमें पता है कि स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर दोनों को लोकसभा के मेंबर्स में से ही चुना जाता है। लोकसभा अपने मेंबर्स में से किन्हीं दो को, एक को डेप्टी स्पीकर एक को स्पीकर चुन लेती है। तो बिल्कुल सही है ये बात, ये रूल्स में लिखा गया है कि स्पीकर बताएगा किस डेट को डेप्टी स्पीकर के इलेक्शन होंगे। नंबर 2, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन that election of candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either principal opposition party or the ruling party। क्या ऐसा कुछ मैंडेटरी है कि जो आपका डेप्यूटी स्पीकर है ये रूलिंग पार्टी या मेजर ऑपोजिशन पार्टी से ही होना चाहिए? देखो, ये कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर यूजुअली आपको ऑपोजिशन की पार्टी से देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ किसी रूल में नहीं लिखा हुआ, इट इज अ कन्वेंशन। सो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, कुछ मैंडेटरी नहीं है ऐसा। अगर मैंडेटरी प्रोविजन ना बोला होता फिर चल जाना था।
देन थर्ड देखो, द डेप्यूटी स्पीकर हैज सेम पावर एज ऑफ स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो उस केस में डेप्यूटी स्पीकर का ही ये फंक्शन होता है कि स्पीकर की पोस्ट को संभाले और मीटिंग्स के ऊपर प्रिजाइड करे। जब डेप्यूटी स्पीकर इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर प्रिजाइड करता है लोकसभा की सिटिंग के ऊपर या विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की सिटिंग के ऊपर, तो उनके पास सेम पावर रहती है जो स्पीकर के पास होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ देखो, द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड बाय स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऐसा कुछ है कि डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करने के लिए पहले मोशन जो है वो स्पीकर के द्वारा रखा जाएगा, फिर प्राइम मिनिस्टर भी उस मोशन को सपोर्ट करेगा? नहीं, ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग, ऐसा कोई भी प्रोसीजर हमारे संविधान के अंदर या रूल्स के अंदर, लोकसभा के रूल्स के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे करेक्ट ही पूछा जा रहा था, हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 3, राइट। सो इसको आपने याद रखना है, कोई ऐसा मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही जो आपके डेप्यूटी स्पीकर है वो यूजुअली आपको मेजर जो अपोजिशन की पार्टी है वहां से देखने को मिलते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसी तरीके से हम डिस्कशंस कर रहे हैं और ये आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए रहेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एनालाइज करना चाहते हो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक तरीके से आप इनको प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे भी सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।